क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया? आप शायद सोच रहे होंगे कि वो उनका जादुई भाषण था या उनके पीछे चलने वाली लाखों की भीड़। लेकिन सच तो ये है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत वो शोर नहीं बल्कि अकेलापन था। आज की इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में जहां आपकी जेब में रखा फोन हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर आपका ध्यान खींच लेता है, वहां एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप कभी सच में खुद से मिले हैं? हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि एक अच्छा लीडर वही है जो 24 घंटे लोगों से घिरा रहे और नेटवर्किंग करता रहे। लेकिन आज मैं जिस किताब का जिक्र कर रहा हूं वो आपके इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेखक की बेमिसाल किताब लीड योरसेल्फ फर्स्ट हमें उस सीक्रेट वेपन से रूबरू कराती है जिसके दम पर अब्राहम लिंकन से लेकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे दिग्गजों ने तूफानों का रुख मोड़ दिया था। और वो हथियार है सॉलिट्यूड यानी एकांत। सोचिए, जब गृह युद्ध की आग लगी हो या जब रंग भेद के खिलाफ लड़ाई अपने चरम पर हो और चारों तरफ चीख पुकार मची हो, तब एक लीडर बंद कमरे में शांति से बैठकर वो रास्ता कैसे देख लेता है जो बाकी दुनिया की नजरों से ओझल होता है। दरअसल एकांत कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये वो वर्कशॉप है जहां आपके विचार निखरते हैं और आपका विजन साफ होता है। जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब फैसले लेना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल लगने लगे और जब आपके अंदर का डर आपसे चीख चीख कर हार मानने को कहे, तब ये एकांत ही है जो आपको खुद से जुड़ने का मौका देता है। ये वो समय है जब आप दुनिया की आवाजों को म्यूट करके अपनी अंतरात्मा की आवाज को लाउड करते हैं। आखिर कैसे अकेले बिताए गए कुछ पल आपकी क्लैरिटी, आपकी क्रिएटिविटी और आपके साहस को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां आप न सिर्फ खुद को बल्कि पूरी मानवता को लीड कर सकें। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाएंगे कि क्यों अकेलापन आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी लीडरशिप स्किल है। ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है बल्कि खुद को फिर से खोजने का एक जरिया है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप खुद को लीड करने का वो पहला और सबसे जरूरी कदम उठाने वाले हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सोचा था। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और शुरू करते हैं लीड योरसेल्फ फर्स्ट के इस जादुई सफर को। अध्याय 1, एकांत और नेतृत्व, खुद से खुद की मुलाकात। जब हम लीडर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर एक ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जो भीड़ के बीच खड़ा है, जोर जोर से भाषण दे रहा है या बैठकों में घिरा हुआ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान लीडर की असली ताकत कहां से आती है? लेखक अपनी किताब के पहले अध्याय में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं कि एक लीडर की सबसे बड़ी शक्ति भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में छिपी होती है। यहाँ एकांत का मतलब किसी कमरे में खुद को बंद कर लेना या अकेलापन महसूस करना नहीं है, बल्कि एकांत वो अनमोल पल है जब आप पूरी दुनिया के शोर को शांत करके सिर्फ अपने विचारों के साथ होते हैं। ये वो समय है जब आपके और आपकी सोच के बीच न कोई ईमेल होता है, न कोई सोशल मीडिया नोटिफिकेशन और न ही किसी और की सलाह। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां बिजी रहने को ही सफल मान लिया गया है। सुबह उठते ही फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस का ढेर, दफ्तर में मीटिंग्स का अंतहीन सिलसिला और घर लौटते हुए फिर से वही जानकारी का शोर। लेखकों का मानना है कि आज के दौर के नेता इसी वजह से थक रहे हैं और गलत फैसले ले रहे हैं। जब आपके दिमाग में हर वक्त दूसरों की बातें और बाहरी दुनिया की जानकारी घूमती रहेगी तो आपको खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। कल्पना कीजिए कि एक गंदे पानी के तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें उठती हैं और पानी धुंधला हो जाता है। ठीक वैसे ही बाहरी शोर हमारे दिमाग को धुंधला कर देता है। एकांत उस पानी को ठहरने का मौका देता है ताकि आप उसकी गहराई देख सकें। नेतृत्व यानी लीडरशिप की असली परीक्षा तब होती है जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना होता है। उस वक्त आपके पास बहुत सारे सुझाव और डेटा होते हैं, लेकिन सही रास्ता वही होता है जो आपके नैतिक मूल्यों यानी वैल्यूज से मेल खाता हो। लेखक तर्क देते हैं कि जब एक लीडर एकांत में समय बिताता है तो उसे वो स्पष्टता मिलती है जो किसी गूगल सर्च या मीटिंग से नहीं मिल सकती। एकांत में ही आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरह से समझ पाते हैं और ये तय कर पाते हैं कि आपके लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है। ये वो समय है जब आप अपने अंतर्मन से जुड़ते हैं और साहस जुटाते हैं कि आप भीड़ से अलग हटकर भी सही निर्णय ले सके। इसलिए एक अच्छा लीडर बनने के लिए कभी कभी दुनिया से कटना जरूरी है ताकि आप खुद से गहराई से जुड़ सकें। यही वो आंतरिक यात्रा है जो नेतृत्व की नींव को मजबूत और अटूट बनाती है। अध्याय 2, स्पष्टता, शोर के बीच अपना रास्ता खोजना। कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में हैं और चारों तरफ धुंध छाई हुई है।
आपको पता ही नहीं चल रहा कि किस दिशा में कदम बढ़ाना है। हमारे जीवन और खास तौर पर एक लीडर की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। हर दिन सैकड़ों ईमेल, मीटिंग्स, लोगों की राय और अंतहीन सूचनाओं का शोर हमारे दिमाग को थका देता है। लेखक कहते हैं कि इस शोर से बचने का एकमात्र तरीका एकांत है। एकांत एक ऐसी छलनी की तरह काम करता है जो आपके दिमाग के फालतू कचरे को छानकर बाहर कर देता है और केवल वही बात आपके पास बचती है जो वास्तव में जरूरी है। जब आप अकेले बैठते हैं तो वो मानसिक धुंध छटने लगती है और आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। इसे समझने के लिए अब्राहम लिंकन से बेहतर उदाहरण भला और कौन हो सकता है। अमेरिकी गृह युद्ध के उन भयानक दिनों में जब पूरा देश जल रहा था और हर कोई उन्हें अलग अलग सलाह दे रहा था, लिंकन अक्सर वॉशिंगटन के शोर शराबे से दूर एक शांत जगह पर चले जाते थे। वहां घंटों अकेले बैठकर वे सिर्फ सोचते थे। उसी गहरे सन्नाटे और एकांत में उन्होंने मुक्ति उद्घोषणा यानी इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जैसे बड़े और साहसी फैसले लिए। ये स्पष्टता सिर्फ दिमाग की नहीं थी, बल्कि उनके दिल और आत्मा की भी थी। एकांत हमें वो ताकत देता है कि जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो या हमें भ्रमित कर रही हो, तब भी हम अपनी बात पर अड़िग रह सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। अध्याय 3, अंतर्ज्ञान, अपने भीतर के गुरु को पहचानना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम को करने से पहले आपके अंदर से एक छोटी सी आवाज आई हो कि यही सही रास्ता है, भले ही आपके पास उसका कोई ठोस सबूत ना हो? इसे ही हम अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन कहते हैं। लेखक बताते हैं कि ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये आपके वर्षों के अनुभव और ज्ञान का वो निचोड़ है जो आपके अवचेतन मन में जमा होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि हमें अपने भीतर की ये अनमोल आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम बाहरी आवाजों को सुनने में इतने मग्न हैं कि अपने भीतर के उस गुरु को भूल गए हैं जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। एकांत वो मंच तैयार करता है जहां आपका अंतर्ज्ञान खुलकर बोल पाता है। जनरल यूलिसिस एस ग्रांट के जीवन से हमें यही सीख मिलती है। युद्ध के मैदान की उस अफरा तफरी और गोलाबारी के बीच भी ग्रांट शांति के कुछ पल निकाल लेते थे। उस सन्नाटे में उन्हें वो समझ मिलती थी जो बड़े बड़े नक्शों या जासूसों की रिपोर्ट में नहीं होती थी। वे ऐसे फैसले लेते थे जो उस वक्त सबको हैरान कर देते थे, लेकिन अंत में वही जीत का रास्ता बनते थे। लेखक हमें समझाते हैं कि डेटा, आंकड़े और तर्क अपनी जगह सही हैं, लेकिन एक महान लीडर बनने के लिए आपको अपनी उस भीतरी आवाज पर भरोसा करना होगा जो सिर्फ शांति और एकांत में ही सुनाई देती है। जब मन शांत होता है तभी सच्चाई उभर कर सामने आती है। अध्याय 4, भावनात्मक संतुलन, तूफान के बीच भी अटल स्थिरता। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल जहाज के कप्तान हैं और समुद्र में भयानक तूफान उठा है। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची हैं और हवाएं आपके कानों में चीख रही हैं। ऐसे में अगर कप्तान खुद घबरा जाए, चीखने लगे या डर के मारे सुध बुध खो दे, तो जहाज का डूबना तय है। ठीक यही स्थिति एक लीडर की होती है। लेखक अपनी किताब के इस चौथे अध्याय में हमें यही समझाते हैं कि असली लीडर वो नहीं है जिसे गुस्सा या डर नहीं आता, बल्कि वो है जो इन भावनाओं के तूफान के बीच भी खुद को शांत रखना जानता है। जब एक लीडर अपनी भावनाओं पर काबू खो देता है तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि पूरी टीम और उनके फैसलों पर पड़ता है। अक्सर हम भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उनके साथ बैठना सीखना चाहिए। यहीं पर एकांत यानी सॉलिट्यूड की जादुई भूमिका शुरू होती है। एकांत कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रयोगशाला है जहां आप अपने मन की हलचल को करीब से देखते हैं। जब आप अकेले शांति में बैठते हैं, तब आप जान पाते हैं कि आपको असल में गुस्सा क्यों आ रहा है या आप किस बात से डरे हुए हैं। अपनी भावनाओं को नाम देना और उन्हें गहराई से समझना ही उन्हें नियंत्रित करने का पहला कदम है। जो नेता कभी अकेले बैठकर खुद से बात नहीं करते, वे अक्सर अपनी ही भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं और फिर तनाव की स्थिति में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा उन्हें उम्र भर रहता है। किताब में एक महिला सैन्य अधिकारी की कहानी दिल को छू लेती है, जो युद्ध जैसी भीषण परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह स्थिर रहती थी। उनका रहस्य बहुत छोटा लेकिन गहरा था। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले कुछ वक्त अकेले बिताती थी। उस एकांत में वो अपनी घबराहट, अपने तनाव और अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करती थी। ये उनकी रोजाना की इमोशनल ट्रेनिंग थी। इसी वजह से जब मैदान जंग में गोलियां चल रही होती थीं, तब भी उनका दिमाग पूरी तरह शांत और फैसले लेने के लिए तैयार रहता था।
उन्होंने साबित कर दिया कि बाहर का शोर आपको तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक आपके अंदर शांति का एक कोना सुरक्षित है। अंत में ये समझना जरूरी है कि एकांत हमारे लिए एक रिचार्जिंग स्टेशन की तरह काम करता है। ये हमें वो ताकत देता है जिससे हम मुश्किल घड़ी में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते। जो लीडर एकांत की शक्ति को अपना लेते हैं वो किसी भी संकट में खुद को बिखरने से बचा लेते हैं। वे जानते हैं कि तूफान को रोकना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी कश्ती को सही दिशा में ले जाना पूरी तरह उनके नियंत्रण में है। इसलिए अगर आप भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनना चाहते हैं तो दिन भर की भाग दौड़ से थोड़ा समय निकालें और खुद के साथ बैठना शुरू करें। यही वो पल होगा जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बनेंगे, उनके दास नहीं। अध्याय 5, नैतिक साहस, जब दिल की आवाज दुनिया के शोर से ऊंची हो जाए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी दुनिया एक तरफ भाग रही है और आपका मन आपसे कह रहा है कि रुको, ये रास्ता सही नहीं है? बस इसी मोड़ पर जन्म होता है नैतिक साहस का। लेखक हमें समझाते हैं कि एक असली लीडर वही है जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय सच का साथ देने की हिम्मत रखता है। लेकिन सवाल यह है कि यह हिम्मत आती कहां से है? इसका राज छिपा है एकांत में। जब आप अकेले होते हैं, शोर शराबे से दूर, तब आप अपने आप से मिलते हैं। वही वो पल होता है जब आपको समझ आता है कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। सोचिए पोप फ्रांसिस के बारे में। वे दुनिया के सबसे बड़े धर्म गुरुओं में से एक हैं, लेकिन वे अपनी शक्ति किसी पद से नहीं बल्कि हर सुबह की जाने वाली उस खामोश प्रार्थना से पाते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, वे मौन में बैठकर अपने ईश्वर और अपने मूल्यों से जुड़ते हैं। यही वो शांति है जो उन्हें चर्च के भीतर बड़े और कड़े बदलाव करने की शक्ति देती है, भले ही लोग उनका विरोध करें। जो नेता हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वे अक्सर लोकप्रिय तो हो जाते हैं पर सही काम करना भूल जाते हैं। एकांत हमें उस भीड़ चाल से आजाद करता है और हमें वो फौलादी इरादा देता है जिससे हम गलत के खिलाफ खड़े हो सके। अध्याय 6, गहरी सोच, भागती हुई दुनिया में रुकने का जादू। आज की दुनिया कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है ना? हमें लगता है कि जो नेता हर समय फोन पर है, मीटिंग्स कर रहा है और तुरंत जवाब दे रहा है, वही सबसे काबिल है। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हर समय बिजी रहना दरअसल एक कमजोरी हो सकती है। इसे वे प्रतिक्रियाशील नेतृत्व कहते हैं, जहां आप बस आग बुझाने में लगे रहते हैं, नई योजना बनाने में नहीं। असली लीडर वो नहीं जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो है जो सही समय पर रुककर सोचना जानता है। गहरी सोच का मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि किसी समस्या की तह तक जाना है। जनरल डेविड पेट्रियस का उदाहरण यहाँ कमाल का है। इराक और अफगानिस्तान जैसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में जहां हर सेकंड मौत का साया होता था, वे हर रोज दौड़ने के लिए समय निकालते थे। वो दौड़ना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, बल्कि उनके दिमाग के लिए था। उस एकांत में वे अपनी अगली रणनीति तैयार करते थे। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि शांत बैठकर सोचना कोई आलस नहीं है, ये एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक आप रुकेंगे नहीं, आप ये कभी नहीं देख पाएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या बस दूसरों की देखा देखी भागे जा रहे हैं। गहरी सोच ही वो रोशनी है जो धुंधले भविष्य में सही रास्ता दिखाती है। अध्याय 7, व्यस्तता का जाल, जब शोर ही आपकी पहचान बन जाए। आज के दौर में अगर आप किसी से पूछें, और भाई क्या हालचाल है, तो 90% जवाब मिलता है, बस यार बहुत बिजी है। हमें ऐसा लगने लगा है कि अगर हमारा कैलेंडर मीटिंग से भरा नहीं है या फोन पर नोटिफिकेशंस की कतार नहीं लगी है, तो शायद हम जीवन में कुछ खास कर ही नहीं रहे। लेखक इस अध्याय में एक कड़वे सच से पर्दा उठाते हैं। वे कहते हैं कि आज के लीडर्स के लिए व्यस्त रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग अपनी थकान और भागदौड़ को किसी मेडल की तरह सीने पर चिपका कर घूमते हैं, जबकि असलियत में ये व्यस्तता का जाल एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें घुसना तो आसान है पर निकलना बहुत मुश्किल। सोचिए, एक ऐसा कप्तान जो अपने जहाज के डेक पर इधर उधर भाग रहा है, रस्सियां खींच रहा है, पसीना बहा रहा है और हर छोटे काम में हाथ बटा रहा है। ऊपर से देखने में वो बहुत मेहनती लगेगा, लेकिन अगर वो इतना व्यस्त है कि कंपास देखना और सही दिशा तय करना ही भूल जाए, तो वो जहाज कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। यही हाल आज के लीडर्स का है। लेखक कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मीटिंग्स और जितने ज़्यादा ईमेल्स आपकी झोली में होते हैं, आपको उतना ही बड़ा होने का भ्रम होता है। लेकिन ये शोर सिर्फ आपकी अपनी आवाज़ को दबाने का एक जरिया है। हम व्यस्त इसलिए रहते हैं ताकि हमें उन गहरे और डरावने सवालों का सामना न करना पड़े जो सिर्फ सन्नाटे में सुनाई देते हैं। जब आप हर वक्त किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, तो आप गहरे काम की ताकत खो देते हैं।
एकांत की कमी की वजह से आप कभी खुद से ये नहीं पूछ पाते कि मैं असल में कहाँ जा रहा हूँ या क्या मैं वही कर रहा हूँ जो वाकई में जरूरी है। हम अक्सर छोटे छोटे और कम जरूरी कामों में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं क्योंकि वे हमें कुछ करने का एहसास कराते हैं। लेकिन महान नेतृत्व तब जन्म लेता है जब आप शोर से हटकर अकेले बैठते हैं और अपनी दिशा पर विचार करते हैं। एकांत वो आईना है जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, जबकि व्यस्तता वो धुंध है जो आपकी कमियों को छिपाए रखती है। लेखक यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात सिखाते हैं, कम करने की कला, द आर्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको सिर्फ चीजें जोड़ना नहीं बल्कि उन्हें हटाना भी सीखना होगा। जरूरी नहीं कि आप हर ईमेल का जवाब तुरंत दें या हर मीटिंग का हिस्सा बने। कभी कभी सबसे साहसी काम होता है ना कहना और अपने लिए थोड़ा सा खाली समय बचाना। ये खाली समय बर्बादी नहीं बल्कि एक निवेश है। जब आप शोर को कम करते हैं तब जाकर आपको वो स्पष्टता मिलती है जो एक भीड़ का हिस्सा बनकर कभी नहीं मिल सकती। तो अगली बार जब आप खुद को बहुत व्यस्त महसूस करें तो रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई आगे बढ़ रहे हैं या बस एक ही जगह खड़े होकर तेजी से पैर चला रहे हैं। अध्याय 8, प्रकृति की गोद और एकांत का जादू, जहां मौन बातें करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी घने जंगल, शांत पहाड़ या बहती नदी के किनारे होते हैं तो आपके अंदर का शोर अचानक थम सा जाता है। लेखक अपनी किताब के 8वें अध्याय में इसी जादुई अनुभव की बात करते हैं। वे बताते हैं कि प्रकृति और एकांत के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता है जो इंसान की बुद्धि को और भी ज्यादा तेज बना देता है। दुनिया के इतिहास को बदलने वाले महान नेता जैसे महात्मा गांधी या विंस्टन चर्चिल भीड़-भाड़ वाली बैठकों में नहीं बल्कि प्रकृति के सन्नाटे में अपनी सबसे बड़ी योजनाओं का ताना-बाना बुनते थे। उनके लिए प्रकृति सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी बल्कि एक ऐसी पाठशाला थी जहां मौन सबसे बड़ा शिक्षक हुआ करता था। थियोडोर रूजवेल्ट का उदाहरण यहाँ सबसे प्रेरणादायक है। वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दुनिया के सबसे व्यस्त और ताकतवर व्यक्तियों में से एक। लेकिन फिर भी वे समय निकालकर जंगलों की लंबी यात्राओं पर निकल जाते थे। जब वे प्रकृति के बीच अकेले होते थे तब उनका दिमाग बाहरी दबावों से मुक्त होकर बिल्कुल साफ हो जाता था। लेखक कहते हैं कि प्रकृति में बिताया गया वो समय एक मानसिक रीसेट की तरह काम करता था। जैसे फोन हैंग होने पर हम उसे रीबूट करते हैं, वैसे ही प्रकृति हमारे दिमाग की फालतू फाइलों को हटाकर उसे फिर से ताज़ा कर देती है। जब रूजवेल्ट जंगलों से लौटते थे तो उनके पास कठिन से कठिन समस्याओं के समाधान होते थे। ये अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप जीवन की दौड़ में थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो प्रकृति की गोद में जाना कोई विलासिता नहीं बल्कि आपकी आत्मा की जरूरत है। अध्याय 9, एकांत के दुश्मन, वो आधुनिक दुनिया की वो दीवारें जो हमें खुद से दूर करती हैं। लेकिन आज की दुनिया में एकांत पाना इतना आसान क्यों नहीं रहा। 9वें अध्याय में लेखक उन दुश्मनों को बेनकाब करते हैं जो हमें शांति से बैठने नहीं देते। सबसे पहला और सबसे खतरनाक दुश्मन है हमारा स्मार्टफोन। आज हमारे पास खाली समय जैसा कुछ बचा ही नहीं है। जैसे ही हमें एक पल की फुर्सत मिलती है, हमारा हाथ जेब में रखे फोन की तरफ चला जाता है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन और ईमेल की अंतहीन बाढ़ ने हमारे दिमाग को 24 घंटे ऑन रहने पर मजबूर कर दिया है। हम दुनिया से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस कि खुद से पूरी तरह कट चुके हैं। दूसरा दुश्मन है वो सामाजिक दबाव जो कहता है कि अगर तुम व्यस्त नहीं हो तो तुम सफल नहीं हो। आजकल हर कोई बिजी दिखने की रेस में लगा है क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम पीछे न छूट जाएं। लेकिन इससे भी बड़ा एक और दुश्मन हमारे अंदर छिपा है, वो है डर। कई लोग अकेले बैठने से इसलिए डरते हैं क्योंकि एकांत में उनके दबे हुए डर, अनसुलझे सवाल और पुरानी गलतियां सामने आने लगती हैं। अपने आप का सामना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इसीलिए हम शोर शराबे और भीड़ का सहारा लेते हैं ताकि खुद की आवाज न सुननी पड़े। लेखक हमें समझाते हैं कि इन बाधाओं को पहचानना ही इनसे जीतने का पहला कदम है। वे हमें बहुत ही सरल और प्यारे सुझाव देते हैं, जैसे कि सुबह के समय थोड़ी देर फोन को हाथ न लगाना या हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करना। ये अध्याय हमें ये हिम्मत देता है कि हम इन बाधाओं को पार करें और फिर से उस सुकून को हासिल करें जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आखिर जब तक हम खुद से नहीं मिलेंगे तब तक हम दुनिया को कुछ नया कैसे दे पाएंगे। अध्याय 10, एकांत और रचनात्मकता, नए विचारों का असली घर। क्या आपने कभी सोचा है
कि जब हम सबसे ज्यादा बिजी होते हैं तब हमारे दिमाग में कोई शानदार आइडिया क्यों नहीं आता? असल में हमारा दिमाग एक रेडियो की तरह है। अगर हर तरफ शोर होगा तो हम वो बारीक और मधुर धुन कभी नहीं सुन पाएंगे जिसे नवाचार या इनोवेशन कहते हैं। लेखक अपनी किताब के 10वें अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि एकांत वो उपजाऊ जमीन है जहां रचनात्मकता के बीज अंकुरित होते हैं। जब आप दुनिया की भीड़भाड़ से दूर होकर खुद के साथ बैठते हैं तो आपका दिमाग बाहरी शोर को छोड़कर अपनी भीतरी गहराइयों में उतरने लगता है। यहीं से उन महान विचारों का जन्म होता है जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की सबसे बड़ी खोजें किसी शोर शराबे वाली मीटिंग में नहीं बल्कि शांति के पलों में हुई हैं। सर आइजैक न्यूटन का ही उदाहरण लीजिए। जब प्लेग की महामारी के दौरान वे अपने घर में बिल्कुल अकेले थे, तब उस एकांत में उन्होंने गिरते हुए सेब को देखा और गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के उन नियमों को खोज निकाला जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। अगर न्यूटन उस समय लोगों से घिरे होते या आज के दौर की तरह सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे होते तो शायद हम आज भी उस महान सिद्धांत से वंचित रह जाते। लेखकों का मानना है कि जब मन शांत और अकेला होता है तभी वो उन कड़ियों को जोड़ पाता है जिन्हें हम अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं। आज के दौर में हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह गए हैं। सुबह उठते ही हम दूसरों के विचार, दूसरों की तस्वीरें और दूसरों की खबरें पढ़ना शुरू कर देते हैं। हमारा दिमाग लगातार सूचनाओं को निगल रहा है, उसे कुछ नया बनाने का समय ही नहीं मिल रहा। लेखक बड़े पते की बात कहते हैं कि अगर आप हर समय दूसरों की बातें सुनते रहेंगे तो आपकी अपनी मौलिक आवाज कहीं खो जाएगी। जब आप एकांत को गले लगाते हैं तो आप एक कंज्यूमर से क्रिएटर में बदल जाते हैं। एकांत वो पावर बटन है जो आपके भीतर सोई हुई रचनात्मक शक्ति को जगा देता है और आपको वो साहस देता है कि आप लीक से हटकर सोच सकें। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल उद्यमी और बिजनेस लीडर जानबूझकर अपने दिन का कुछ हिस्सा अकेले बिताते हैं। वे जानते हैं कि एक अच्छी कंपनी चलाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि विजन की जरूरत है, और विजन हमेशा शांति में आता है। यहाँ तक कि वे संगठन जो अपने कर्मचारियों को सोचने और एकांत में समय बिताने की आज़ादी देते हैं, वो लंबे समय में ज्यादा सफल और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले साबित होते हैं। इसलिए अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अनोखा रचना चाहते हैं, तो दुनिया का शोर बंद कीजिए और एकांत का दरवाजा खोलिए। याद रखिए, आपकी अगली बड़ी सफलता आपके भीतर के उसी मौन में छिपी है। अध्याय 11, शोर के बीच शांति की तलाश, एकांत का जादू। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर समय किसी न किसी आवाज से घिरे रहते हैं। कभी फोन की घंटी, कभी ऑफिस की मीटिंग्स, तो कभी सोशल मीडिया का शोर। लेखक कहते हैं कि एक महान लीडर वही है जो इस शोर के बीच अपने लिए एक मौन का कोना ढूंढ ले। वो किसी काल्पनिक दुनिया की बातें नहीं करते, बल्कि उन असली लीडर्स की मिसाल देते हैं जो अपनी व्यस्तता के बावजूद एकांत का अभ्यास करते हैं। कोई सुबह सूरज निकलने से पहले 1 घंटा चुपचाप बैठकर खुद से बातें करता है, तो कोई दोपहर के खाने के बाद अपना फोन दराज में रखकर ठंडी हवा में टहलने निकल जाता है। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है। जब हम पहली बार शांत बैठते हैं तो हमारा दिमाग इधर उधर भागता है, क्योंकि हमें शोर की आदत हो चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि एकांत का मतलब घंटों तक आंखें बंद करके बैठना नहीं है। अगर आप दिन भर में सिर्फ 15 से 20 मिनट भी खुद को देते हैं, जहां कोई स्क्रीन ना हो और कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, तो वो समय आपकी बैटरी को फिर से चार्ज कर देता है। धीरे धीरे ये एकांत आपकी मजबूरी नहीं बल्कि एक ऐसी जरूरत बन जाता है जिसके बिना आपको अपना दिन अधूरा लगने लगता है। ये वो समय है जब आप दुनिया की आवाजों को बंद करते हैं ताकि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकें। अध्याय 12, खुद को पहचानना, नेतृत्व की असली शक्ति। लीडरशिप का मतलब सिर्फ दूसरों को निर्देश देना नहीं है, बल्कि सबसे पहले खुद का नेतृत्व करना है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप दूसरों को कभी सही रास्ता नहीं दिखा सकते। सदियों पहले यूनानी दार्शनिकों ने कहा था, स्वयं को जानो, और आज भी ये बात उतनी ही सच है। एकांत एक ऐसे आईने की तरह है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। जब आप अकेले होते हैं तब आपको अपनी असल ताकत, अपनी कमियां, अपने डर और अपनी सच्ची खुशियों का पता चलता है। आप समझ पाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। लेखक यहाँ एक बड़े सैन्य अधिकारी की दिलचस्प कहानी बताते हैं।
वो अधिकारी हमेशा कठोर अनुशासन में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने एकांत में समय बिताया तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ये सख्त शैली उनके असली स्वभाव और मूल्यों से मेल नहीं खाती। इस एक छोटी सी समझ ने उनके काम करने के तरीके और उनकी टीम के साथ उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार हासिल किया और भूल गए। ये तो हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। जब एक नेता खुद को गहराई से जान लेता है तो उसके फैसलों में एक अलग ही आत्मविश्वास और स्पष्टता आ जाती है। अध्याय 13, एकांत और सहानुभूति। खुद को जानकर ही दूसरों को पहचाना जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान अक्सर अकेला बैठना पसंद करता है वो दूसरों के दुख दर्द को सबसे ज्यादा कैसे समझ सकता है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हम मानते हैं कि दूसरों को समझने के लिए लोगों के बीच रहना जरूरी है। लेकिन लेखक इस 13वें अध्याय में एक बहुत ही खूबसूरत राज खोलते हैं। वे कहते हैं कि असली सहानुभूति भीड़ में नहीं बल्कि एकांत की गहराइयों में जन्म लेती है। जब आप शोर शराबे से दूर होकर खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो आप केवल चुप नहीं बैठते बल्कि आप अपने मन के भीतर झांकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक नेता दिन भर मीटिंग्स, फोन कॉल्स और ईमेल्स में उलझा रहता है। ऐसा इंसान लोगों की बातें सुन तो सकता है लेकिन उन्हें महसूस नहीं कर सकता। लेखक समझाते हैं कि जब हम अकेले होते हैं तब हमें अपनी खुद की गलतियों, अपनी कमजोरियों और अपने छिपे हुए दर्द का एहसास होता है। जब हम अपनी भावनाओं को गहराई से पहचान लेते हैं तभी हमारे अंदर वो समझ पैदा होती है जिससे हम सामने वाले के बिना कहे उसके संघर्ष को समझ सकें। जो नेता हमेशा बाहरी दिखावे और भाग दौड़ में रहते हैं उनकी सहानुभूति अक्सर बनावटी होती है। वो सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बोलते हैं पर उनका जुड़ाव गहरा नहीं होता। सच्चा जुड़ाव तब होता है जब आप एकांत में बैठकर अपने साथियों की परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं। आप खुद को उनकी जगह रखकर देखते हैं और ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। इतिहास के महान नेताओं के उदाहरण देते हुए लेखक बताते हैं कि वो अपनी टीम के साथ इतना प्रभावशाली संवाद इसलिए कर पाते थे क्योंकि वो एकांत में चिंतन करते थे। वो अपने साथियों के डर, उनकी उम्मीदों और उनकी चुनौतियों पर ठंडे दिमाग से विचार करते थे। एकांत उन्हें वो मानसिक स्पष्टता देता था जिससे वो दूसरों के दिल का दरवाजा खटखटा सके। अंत में ये अध्याय हमें एक बहुत बड़ा जीवन मंत्र देता है। एकांत आपको खुद से जोड़ता है और खुद से जुड़ना ही दूसरों से जुड़ने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। अगर आप अपने ही दिल की धड़कन और अपने ही मन की हलचल को नहीं समझ सकते तो आप किसी और के आंसुओं या उसकी मुस्कुराहट की गहराई को कैसे समझेंगे? इसलिए दूसरों के लिए एक बेहतर इंसान और एक संवेदनशील साथी बनने के लिए कभी-कभी खुद के साथ अकेले रहना बहुत जरूरी है। ये अकेलापन आपको समाज से काटता नहीं है बल्कि आपको दूसरों के और भी करीब ले आता है। अध्याय 14, अपने भीतर के क्यों को पहचाने। अर्थपूर्ण नेतृत्व का असली राज। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी इतने शांत और अडिग कैसे रहते हैं? लेखक हमें बताते हैं कि एक सच्चे लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार या उसकी पदवी नहीं बल्कि उसका उद्देश्य यानी पर्पस होता है। ये उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी दुकान से खरीद सकें या किसी वर्कशॉप में सीख सकें। ये तो आपके भीतर छिपा हुआ एक छोटा सा बीज है जो तभी अंकुरित होता है जब आप शोर शराबे से दूर एकांत में बैठते हैं। जब आपको ये पता चल जाता है कि आप नेतृत्व क्यों कर रहे हैं और आप किसके लिए खड़े हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती आपको डरा नहीं सकती। लेखकों ने यहाँ मशहूर मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल का जिक्र किया है जिन्होंने सिखाया था कि इंसान का सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा या ताकत नहीं बल्कि जीवन का अर्थ खोजना है। कल्पना कीजिए कि आप एक तूफानी समुद्र में जहाज चला रहे हैं। अगर आपके पास कोई दिशा या लक्ष्य नहीं है तो लहरें आपको कहीं भी बहा ले जाएंगी, लेकिन अगर आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो आप हर लहर को चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। एकांत वो समय है जब आप खुद से कठिन सवाल पूछते हैं, जैसे कि मेरे काम का असली मतलब क्या है, मैं जाने के बाद दुनिया में अपनी क्या छाप छोड़ना चाहता हूं। जब इन सवालों के जवाब मिलते हैं तब एक अर्थपूर्ण नेतृत्व का जन्म होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। अध्याय 15, निष्कर्ष। पहले खुद को जीतें, फिर दुनिया आपकी होगी। किताब के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते ही लेखक एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे दिल को छू जाती है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत खुद से कीजिए। सुनने में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसे गहराई से समझना ही असली चुनौती है। खुद को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को पहचानना जरूरी है और खुद को पहचानने का एकमात्र रास्ता है एकांत।
आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जहां हमारा फोन हर सेकंड नोटिफिकेशन से बजता रहता है, शांति से बैठना किसी चमत्कार जैसा लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि अकेला बैठना कोई लग्जरी या शौक नहीं, बल्कि एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज की दुनिया चाहती है कि आप बस दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया दें, हमेशा ऑनलाइन रहें और भीड़ का हिस्सा बनकर चलें। ऐसे में कुछ समय के लिए रुक जाना और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना एक क्रांतिकारी कदम है। ये खुद को, अपनी टीम को और समाज को बेहतर बनाने का सबसे सच्चा तरीका है। लेखक हमें समझाते हैं कि एकांत वो आईना है जिसमें हमें अपनी कमियां और खूबियां साफ नजर आती हैं। अंत में ये पूरी किताब हमें बस एक ही छोटा सा लेकिन गहरा मंत्र देती है। थोड़ी देर के लिए ठहरिए, दुनिया के शोर को धीमा कीजिए और अपने भीतर की उस आवाज को सुनिए जो आपसे कुछ कहना चाहती है। जब आप खुद का नेतृत्व करना सीख जाते हैं तो दुनिया बदलना तो बस एक छोटा सा परिणाम बन जाता है। लीड योरसेल्फ फर्स्ट के केंद्र में जो विचार धड़कता है वो है आधुनिक नेतृत्व संकट का मूल कारण बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। माइकल एस अर्विन और रेमंड एम कैथलेज एकांत को केवल एक व्यक्तिगत आदत के रूप में नहीं बल्कि नेतृत्व दर्शन के एक आवश्यक स्तंभ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पुस्तक के प्रमुख विषयों में स्पष्टता, अंतर्दृष्टि, भावनात्मक संतुलन, नैतिक साहस, गहरी सोच, रचनात्मकता, आत्मज्ञान, सहानुभूति और उद्देश्य, ये सभी एकांत की उपज बताए गए हैं। पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण और साहसिक तर्क है कि आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया वास्तव में नेताओं को कमजोर बना रही है। उनकी सोचने की क्षमता को, उनकी महसूस करने की क्षमता को और उनके नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को। एर्विन और कैथलिज का दृष्टिकोण परंपरागत नेतृत्व साहित्य से बिल्कुल अलग है। वे नेताओं को अधिक करने की सलाह नहीं देते, वे उन्हें कम करने, रुकने और भीतर झांकने की सलाह देते हैं। ये पुस्तक न केवल उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो किसी संस्था, टीम या समाज का नेतृत्व करते हैं, बल्कि उन सभी के लिए भी जो अपने जीवन का नेतृत्व अधिक जागरूकता, उद्देश्य और गहराई से करना चाहते हैं। ये एक आमंत्रण है शोर से बाहर निकलने का, मौन में प्रवेश करने का और वहां वो नेता खोजने का जो आप वास्तव में बन सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।